हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें बताया गया है कि द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl। देखिए यहाँ पे बताया गया है C2H5Cl। तो बेस्ट यील्ड बताना है हमको C2H5Cl का। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए तो क्लोरीनेशन प्रोसेस को यूज किया गया है। ऑप्शंस चारों देख करके हमको क्या लग रहा है कि क्लोरीनेशन प्रोसेस को यूज किया गया है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट क्या है? मोनोहेलाइड है। प्रोडक्ट क्या है? मोनोहेलाइड है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में अब देखो, ये क्वेश्चन तो IIT 86 का पूछा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड्स एग्जाम में, जहां पे कभी इथाइल हेलाइड को लेकर के तो कभी मिथाइल हेलाइड को लेकर के बात किया गया है। बहुत सारी जगहों पे आपको ये CH4+Cl2 जैसा क्वेश्चन दिखेगा। तो आप हमेशा ध्यान दोगे कि क्या मोनोहेलाइड को बनाया गया है। तो अगर मोनोहेलाइड को बनाया गया है, अगर मोनोहेलाइड को ही बनाया गया है, तो बेस्ट यील्ड में हमेशा हम लोग एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस रखते हैं। बेस्ट यील्ड के लिए हम लोग हमेशा एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस रखते हैं। ठीक है, तो सनलाइट का यूज किया गया है, और सनलाइट का यूज करके जहां पे एल्केन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस रहेगा वहां पे मोनोक्लोरिनेटिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? वो प्रोडक्ट वहां पे बेस्ट यील्ड में आएगा। तो पहला है आपका सही आंसर इसका। ठीक है, पहला है सही आंसर। चलिए फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ एक चीजों को, एक एक्सप्लेनेशन हम लिख देते हैं और आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एल्केन इन एक्सेस, ध्यान रखिएगा, कैन बी टेकिंग एल्केन इन एक्सेस, है ना। अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि मोनोक्लोरिनेशन होने के बाद कुछ और भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो अगर कुछ और प्रोडक्ट बन सकता है और उस कुछ और प्रोडक्ट को बनने से, जैसे डाइक्लोरो कंपाउंड बन सकता है, डाईहेलो ट्राईहेलो कंपाउंड बन सकता है, तो उसको रोकने के लिए आपको एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में रखना होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको क्लोरिनेशन करके मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाना है, तो मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाना है और वहां तो आपको क्या करना होगा? एल्केन को एक्सेस में लेना होगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग देखते हैं। हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन करके आएगा IIT सीरीज का। ठीक है, ओके, थैंक यू, वेलकम बैक। इस वीडियो में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में बताया गया है व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन रिएक्ट विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ मेटेलिक सोडियम इन ईथर। तो मेटेलिक सोडियम इन ईथर और अल्काइल हैलाइड आपको ऊपर में दिख रहा है, साइक्लो कंपाउंड आपको अल्काइल हैलाइड का दिख रहा है। तो ये हो गया वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब वुड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को मैंने एल्केन के प्रिपरेशन में बहुत ही डिटेल में मेंशन किया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के डिटेल्ड मैकेनिज्म को आप देखिए। वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन IIT 2005 में पूछा गया है, IIT 2005 स्क्रीनिंग में पूछा गया है। क्वेश्चन में बताया गया है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ये देखिए Cl और Br यहाँ पे ऐसे अटैच है 1 और 3 पोजीशन पे। यहाँ पे ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन Br- जो होता है, ये Br- बेटर लिविंग ग्रुप होता है किससे? Cl- से। ठीक है, और ये रिएक्शन Na और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जाएगा। तो Na और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब प्रोसीड करेगा तो Br क्या करेगा? सबसे पहले यहां से छोड़ के निकल जाएगा। तो Br जब छोड़ के निकल जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का बना के जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज अप्रोच करेगा किस तरफ भाई? इस तरफ ये नेगेटिव चार्ज अप्रोच करेगा। ठीक है, इधर को अप्रोच करेगा। तो क्या हो जाएगा? अब Na आएगा और Cl के साथ NaCl निकल जाएगा। मैकेनिज्म मैंने बोला, मैकेनिज्म मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। एल्केन में मैंने मैकेनिज्म को डिस्कस किया है, जरूर से जरूर जाकर के देखिए। वुड्स रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा वुड्स रिएक्शन से मिलते हैं। ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा? उधर को जाएगा। यहाँ पे याद रखना, सोडियम जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमको कहां दिख रहा है? D में दिख रहा है। तो D विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए फिर अगले वीडियो में अगले हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकॉम्पेनियस्ड बाय। ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड को हमको बनाना है।
ठीक है। अल्काइल फ्लोराइड बनाने में हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन में क्या होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। मैंने इस चीज को मेंशन कर रखा है आपके साथ में पहले ही, है ना, प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स में। तो प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर के देखिए और जरूर से जरूर देखो उसको, ताकि ये सब कुछ क्लियर हो, है ना। सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, तो अल्काइल फ्लोराइड का डायरेक्ट प्रिपरेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज करते हैं। बिल्कुल, मैंने इस चीज को दूसरे वीडियो में मेंशन करके रखा है, जो प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स पार्ट 2 का जो वीडियो है उसमें, उसके एकदम लास्ट में मैंने इस चीज को मेंशन किया है कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड टॉपिक एक करके होगा, उसको आप जरूर से जरूर देखिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है फॉर अल्काइल फ्लोराइड, क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है फॉर अल्काइल फ्लोराइड। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन ही मेरे से पूछ के रखा है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया है 2015 में। आप ध्यान रखिएगा, जेई मेंस 2015 में स्वार्ट्ज रिएक्शन पूछा है, WBJEE 2015 में फिंकलस्टीन रिएक्शन पूछा है। तो एक ही ईयर में दो अलग अलग एग्जाम में हैलोजन एक्सचेंज मेथड पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के वीडियोस देखो, ठीक है। तो क्या है भाई कि स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है अल्काइल फ्लोराइड के लिए। क्या होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो चलो उसको डिस्कस कर दिया जाता है। कोई भी एक अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड आप बना लो, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड आप अपने पास रखो, और इस अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड में कुछ एक ऐसे रिएजेंट्स होते हैं, कुछ एक ऐसे फ्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं, जिस कंपाउंड्स को अगर आप डालते हो तो वहां से फ्लोरीन का कंपाउंड, वहां से उस कंपाउंड में जो फ्लोरीन है वो, और यहाँ अल्काइल क्लोराइड में जो क्लोरीन है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इसलिए कहलाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो आप कौन कौन से कंपाउंड का यूज कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लिख सकते, यहाँ पे आप फ्लोरीन के वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिसको आप यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। आप AsF3 का यूज कर सकते हैं, आप SbF3 का यूज कर सकते हैं, आप Hg2F2 का यूज कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप AgF का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप COF2 का भी यूज कर सकते हैं। ये पांचों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो स्वार्ट्ज रिएक्शन में। हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा फ्लोरीन के जगह पे, और फ्लोरीन आ जाएगा क्लोरीन के जगह पे। आप किसी एक का एक्सचेंज कर दो, कोई भी एक का क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन को एक्सचेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा RF। और जिसके साथ भी आप कर रहे हो उसके साथ ही एक्सचेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको AgF के साथ कर दूं तो यहाँ पे AgCl आ जाएगा। अगर मैं AsF3 के साथ कर देता तो 3 फ्लोरीन जाता और 3 अल्काइल क्लोराइड को अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देता, और क्या बन जाता है यहाँ पे AsCl3 बन जाता है, ठीक है। तो चलिए भाई, बहुत अच्छा, ये आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन आपके सामने है। स्वार्ट्ज रिएक्शन फॉर अल्काइल फ्लोराइड और फिंकलस्टीन रिएक्शन फॉर अल्काइल आयोडाइड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जाकर के वीडियोस को देखो और अच्छे से इन सब चीजों को सीखो। क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, एकदम डायरेक्ट। थैंक यू। हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 IIT 2012 का क्वेश्चन है। IIT 2012 में पूछा गया था कि हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन एक कंपाउंड है, देखिए मैंने कंपाउंड को यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो बताया गया, क्वेश्चन का जो कीवर्ड था वो था मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन, राइट, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये एक कीवर्ड था। और दूसरा जो कीवर्ड था वो था कि यहाँ पे बताया गया था कायरल कंपाउंड के बारे में। अब कायरल कंपाउंड क्या होता है, तो वो कंपाउंड को कायरल कंपाउंड कहते हैं जहां पे कायरल, जिसमें एटलीस्ट एक भी कायरल कार्बन हो। और कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन होता है कि एक ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग हो, चार जो कंपाउंड के साथ वो बॉन्ड बना रहा हो वो चारों ही कंपाउंड क्या हो, डिसिमिलर हो, तो उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। और किसी भी कंपाउंड में अगर एक भी कायरल कार्बन है तो वो क्या होता है, कायरल कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये हो गया आपका कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड, अगर एक कायरल सेंटर है, ध्यान दीजिए, अगर एक कायरल सेंटर है तो दो वहां पे कंपाउंड होता है, दो कायरल कंपाउंड वहां पे होता है। अगर एक कायरल सेंटर है तो दो कायरल कंपाउंड होता है। कौन कौन सा दो कंपाउंड होता है, एक R होता है और एक S होता है, R कन्फिग्रेशन और S कन्फिग्रेशन, दो कायरल कंपाउंड होता है। एक कायरल सेंटर दो कायरल कंपाउंड को शो करता है, ये बात को दिमाग में डाल लो, एक कायरल सेंटर दो कायरल कंपाउंड को शो करता है, एक R कंपाउंड और एक S कंपाउंड। क्लियर है मेरी बात। और कायरल कार्बन क्या होता है ये आपको पता चल गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग मोनोक्लोरिनेशन करें 2-मिथाइल ब्यूटेन के अंदर में तो हमको क्या मिलने वाला है। तो हमको 4 पॉसिबल कंपाउंड्स यहाँ पे मिल सकते हैं, 4 पॉसिबल क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हमको मिल सकते हैं। 4 कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे मिल सकते हैं, तो देखिए, एक इस दोनों में से कोई एक
के ऊपर हम मोनोक्लोरिनेशन करवा करके एक कंपाउंड बना सकते हैं, यहाँ पे एक बना सकते हैं, इधर एक और इधर एक। तो चार अलग अलग हमको डिसिमिलर कार्बन दिख रहे हैं जहाँ पे हम मोनोक्लोरिनेशन करके चार अलग अलग कंपाउंड बना देते हैं। चारों कंपाउंड आपके सामने हैं। अब इसमें हम ढूंढते हैं कि क्या इन कंपाउंड्स के अंदर में कोई भी ऐसा कार्बन है जो कार्बन कायरल कार्बन हो। अगर वो कायरल कार्बन होगा तो वहां पे दो तरह का हमको कायरल कंपाउंड मिल जाएगा, एक R और S के साथ में। ठीक है, तो चलिए कायरल कार्बन को ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस कार्बन को हम कायरल कार्बन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप एक साथ में अटैच है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक साथ में अटैच है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन अटैच है। तो नहीं भैया, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है पहले कंपाउंड में। दूसरे कंपाउंड में हम आते हैं, तो दूसरे कंपाउंड में देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन ये कायरल सेंटर हमको दिख रहा है, ये कायरल सेंटर हमको दिख रहा है। ठीक है, कैसे कायरल सेंटर दिख रहा है? यहाँ पे देखो चार अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल है, एक क्लोराइड है, एक Cl है और एक आइसोप्रोपाइल है। तो चार अलग अलग ग्रुप अगर कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग बात किए थे अभी कि कायरल कार्बन कहते हैं। और कायरल कार्बन होगा तो दो कायरल कंपाउंड वहां पे बनेगा। कौन कौन सा दो कायरल कंपाउंड बनेगा? एक R बनेगा और एक S बनेगा। तो यहाँ पे तो हमको दो कंपाउंड दिख गया। ठीक है, और देखते हैं कि क्या और ऐसा कोई यहाँ पे क्लोरेटिंग कंपाउंड है जहां पे कायरल कार्बन है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो इसमें आपका ये है एक कायरल सेंटर। देखो यहाँ पे कायरल सेंटर हमको दिख रहा है। ठीक है, ये कार्बन हमको एक कायरल सेंटर जैसा दिख रहा है। कैसे? यहाँ पे देखो एक साइड में इथाइल है, एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में हाइड्रोजन है और दूसरे साइड में ये CH2Cl है। तो एक ऐसा कार्बन दिखा ना जिसके चार ग्रुप और चारों ही डिसिमिलर ग्रुप है, तो ये एक कायरल सेंटर है। तो यहाँ पे भी हमको क्या दिखेगा? यहाँ पे भी हमको दिखेगा एक R और एक S, दो कंपाउंड हमको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, और लास्ट क्लोरीनेटिंग कंपाउंड को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे दो ऐसे मोनोक्लोरेटिंग कंपाउंड्स हमको मिले जहां पे क्या है? कायरल सेंटर है। तो और हर कायरल सेंटर दो दो कायरल कंपाउंड को शो करता है, R कन्फिग्रेशन और S कन्फिग्रेशन के साथ में। तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमको कितना मिला? यहाँ पे मिला दो और यहाँ पे मिला दो, तो टोटल कंपाउंड हमको मिला चार। तो क्या चार ऑप्शन में है? बिल्कुल सी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद। हेलो बच्चों, IIT JEE 40 इयर्स सॉल्यूशन का ये 5वां वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये IIT JEE 95 का क्वेश्चन है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है द चीफ रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन N-butane एंड ब्रोमीन एट 130 डिग्री C टेम्परेचर। N-ब्यूटेन का रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ हम करवाएंगे तो चीफ प्रोडक्ट बोला गया है कि इस रिएक्शन का चीफ प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं या मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, वो क्या होगा? तो देखिए N-ब्यूटेन का रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ में जिसको हम लोग हैलोजिनेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन कहते हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, अब अगर हम N-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें तो N-ब्यूटेन कैसा रहेगा? ऐसा CH3 CH2 CH2 CH3, ये N-ब्यूटेन हो गया। इसके ऊपर में अगर हम ब्रोमीन का अटैक करवाएं, Br2 रेडिकल का Br2 का अगर हम अटैक करवाएं, है ना, 130 डिग्री C टेम्परेचर पे, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन का फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहाँ पे दो इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं, दो टाइप के इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं। या तो ये CH2 रिएक्शन में जाएगा, दोनों में से कोई एक CH2 रिएक्शन में जाएगा तो 2 डिग्री इंटरमीडिएट बनेगा, या फिर ये CH3 रिएक्शन में जाएगा तो 1 डिग्री इंटरमीडिएट बनेगा। अब 2 डिग्री इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री इंटरमीडिएट से, तो रिएक्शन हमेशा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट को फॉर्म करता है। तो यहाँ से 2 डिग्री के लिए रिएक्शन होगा, तो इस दोनों ही CH2 में से किसी एक CH2 के ऊपर Br आकर के लग जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH Br CH3, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहां पे है। तो दूसरा ऑप्शन देखिए आपका बता रहा है, दूसरा ऑप्शन आपको बता रहा है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये रिएक्शन फॉलो करता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। क्या फॉलो करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ओके, धन्यवाद।
डियर स्टूडेंट्स, जेई सॉल्यूशन के 6th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस क्वेश्चन में बोला गया है द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विथ ल्यूकस रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो कंपाउंड ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने को आ रहा है वो सारे कंपाउंड्स हमको ऑप्शन में अल्कोहल दिख रहे हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट के साथ में जब भी होता है तो जैसा कि हम जानते हैं कार्बोकेटायन हमेशा इंटरमीडिएट बनता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है। ल्यूकस रिएजेंट होता है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट के साथ में इंटरमीडिएट क्या फॉर्म करता है, कार्बोकेटायन। और जैसा कि हम जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ एनी सबस्ट्रेट is directly proportional to stability of intermediate. Reactivity of any substrate is directly proportional to stability of intermediate. और यहाँ पे intermediate कार्बोकेटायन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि reactivity of alcohol toward Lucas reagent, reactivity of alcohol toward Lucas reagent is directly proportional to stability of carbocation, right? Stability of carbocation. तो कार्बोकेटायन अब यहाँ पे जो ज्यादा स्टेबल देगा उसका रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो चारों ऑप्शंस में, अब देखो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपको क्या दे रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करके देगा। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, है ना। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बनेगा। और बाकी सभी लोग 3 डिग्री नहीं देंगे, 3 डिग्री से कम देंगे। यहाँ पे बोला है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। इसका रिएक्शन जब आप करवाएंगे ल्यूकस रिएजेंट के साथ में तो ल्यूकस रिएजेंट से HCl क्या निकल के आएगा, ल्यूकस रिएजेंट से HCl से H+ निकल के आएगा, जो अटैक करेगा इस अल्कोहल के लोन पेयर के ऊपर में, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो आपका एक अनस्टेबल कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा OH2, है ना, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ कार्बन से बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करते ये क्या बना देगा आपको, एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या अटैक करने को आ जाएगा, यहाँ पे ZnCl3- आएगा अटैक करने के लिए। तो ZnCl2 Cl- यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा अटैक करने को। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये आपका 3 डिग्री पे अल्काइल हैलाइड आपको बना के दे देगा। आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें भाई कि यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना। ये पूरा मैकेनिज्म दिखाया मैंने सिर्फ आपको इसलिए कि आप ये देख सको कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकेटायन बना है। ल्यूकस रिएजेंट के मैकेनिज्म को मैंने अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में भी बहुत डिटेल में मेंशन किया है। आप वहां पे जाकर के एक बार उसको देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, ल्यूकस रिएजेंट का डिटेल मैकेनिज्म। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाने वाला सिर्फ कौन है, डी है। तो डी हमको क्या देगा, डी हमको जो फास्टेस्ट रिएक्शन देगा ल्यूकस रिएजेंट के साथ में। ठीक है, तो हम लोग का आंसर डी ही है। ओके, जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन IIT 86 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है HBr रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ, तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस और चारों ऑप्शंस में हमको ऑल दिख रहा है, मतलब अल्कोहल्स का है। तो अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने इस चीज को डिस्कस किया था ल्यूकस रिएजेंट बोल करके, है ना। तो HX के साथ कभी भी अगर अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड HX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो हमको देखना है सिंपली कि ये चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 जो है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हम लोग को बना करके दे देगा, और बाकी यहाँ पे सब लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हम लोगों को क्या बना करके देगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। जब भी ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो H प्लस Br माइनस में ब्रेक कर जाएगा, H प्लस यहाँ पे आकर के अटैक करेगा और अटैक करके आपका क्या बना देगा, CH3COH2, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना। और ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड तुरंत यहाँ कार्बन से ब्रेक कर जाएगा
और ब्रेक करके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो अब देखिए कार्बोकेटायन जहां पे इंटरमीडिएट बन रहा है, अब जो भी मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे अब Br माइनस जो है वो Br माइनस आकर के अटैक कर जाएगा कहाँ पे, इस C के पास में, और C के पास में अटैक करके आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे बस आपको ढूंढना था जो कि A बना रहा है, तो इसका सही आंसर A है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, reactivity of alcohol toward HX is directly proportional to stability of carbocation. Okay? हेलो बच्चों, जेई सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आईआईटी 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोला है द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द कंपाउंड डी इज। ये कंपाउंड डी हम लोगों से पूछा गया है कि ये कंपाउंड डी क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन P+I2 के साथ करवाया है। P+I2 मतलब Pi3 हम लोग बोल सकते हैं, फास्फोरस आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो अल्कोहल अगर फास्फोरस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो A जो होगा ये होगा C2H5I। ठीक है, यहाँ पे देखिए Mg ईथर के साथ, तो किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर Mg ईथर के साथ होता है तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, RMgX का फॉर्मेशन होता है। तो मेरा R क्या है C2H5 और Mg, और यहाँ पे X क्या है I, तो C2H5MgI है ना, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का जो B है उसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाया गया है। ठीक है, एंड फॉलोड बाय, यहाँ पे दिख रहा है कि एक प्रोडक्ट बनेगा C, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस होकर के D बनेगा, जो हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्शन करेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ में तो क्या बनेगा, है ना। यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है असेंडिंग सीरीज में, एक कार्बन इंक्रीज करके अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे R माइनस और Mg प्लस में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये R माइनस जो है ये जाकर के C के साथ जुड़ जाता है और Mg O के ऊपर में आ जाएगा। तो जो C बनेगा वो C होगा कुछ ऐसा, CH3CH2, ये C2H5 को मैंने लिखा, फिर CH2, यहाँ का देखो ये CH2 को मैंने लिख दिया एक साथ में CH2, इस CH2 पे OMgBr है, OMgI है, OMgI आके लगा, तो C जो मेरा बना वो C ये कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है ये माइनस में और Mg प्लस में ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होकर के आएगा। अब ये H प्लस O माइनस के पास चला जाएगा और ये O माइनस Mg प्लस के पास आ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, D क्या बनेगा, तो आप D प्रोडक्ट की तरफ में ध्यान दीजिए। D आपका क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH2OH। D आपका बना CH3 CH2 CH2OH। D इज द करेक्ट आंसर, N प्रोपाइल अल्कोहल, D इज द करेक्ट वन। ठीक है, हेलो बच्चों, जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन IIT 85 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला जो बात था वो था मार्कोनिकॉफ एडिशन का रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, तब तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ जानोगे। मार्कोनिकॉफ रूल होता है, देखिए यहाँ पे मैंने मार्कोनिकॉफ रूल लिखा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ इट। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक डबल बॉन्डेड मेरे पास कंपाउंड है एल्कीन, आप ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, एक एल्कीन है, तो एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसके ऊपर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए बोला जाता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव अटैकिंग स्पेसिस, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो यहाँ पे देखिए दो कार्बन है डबल बॉन्डेड, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, राइट। अब बोला कि ये किसके ऊपर अटैक करेगा,
तो ये उसके ऊपर अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, इसके पास अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH NU CH3। ठीक है, तो ये तो हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। अब क्वेश्चन में बोला है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब कि मार्कोनिकॉफ का उल्टा। अब नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे क्या होगा, जहां पे क्या होगा, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। चलिए इन सब लफड़ों में नहीं पड़ते हैं और सीधा सीधा एक चीज पे ध्यान देते हैं कि एक सिमेट्रिक, यहां पे हम लोग देखो इस एल्कीन को, इस एल्कीन पे आप ध्यान दीजिए, ये देखिए ये एल्कीन हम लोगों का अनसिमेट्रिक है ना, ये एल्कीन हम लोगों का अनसिमेट्रिक है। अगर हम एक सिमेट्रिक एल्कीन को यहां पर ड्रॉ करें, अगर हम यहां पे एक सिमेट्रिक एल्कीन जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर इसको हम ड्रॉ करें और इसके ऊपर हम E+ और Nu- का अटैक का बात करें, तो आप ध्यान दो यहां पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। आप किसी भी सिमेट्रिक एल्कीन को जब देखते हैं तो वहां पे दो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे उनके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, सेम होता है सिमेट्रिक एल्कीन्स में। तो सिमेट्रिक एल्कीन्स में मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाया जा सकता है ना। तो वहां पे क्या होगा, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो यहां पे अब आप ध्यान दीजिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr इज ऑब्जर्व्ड इन, तो कहां पे सिमेट्रिक है, क्योंकि जहां अनसिमेट्रिक होगा वहां पे मार्कोनिकॉफ तो लगेगा ही। तो जहां पे अनसिमेट्रिक होगा वहां पे तो मार्कोनिकॉफ लगेगा ही। तो सिमेट्रिक ढूंढ लीजिए आप, सिमेट्रिक कौन है, तो ब्यूट2इन, यहां पे एक सिमेट्रिक है, तो C आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी जो A B और D ऑप्शन है यहां पे क्या होगा, यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्योंकि ये सभी क्या है, सभी अनसिमेट्रिक एल्कीन्स है और मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा अनसिमेट्रिक एल्कीन्स में एप्लीकेबल होता है। क्लियर है मेरी बात, गुड। हेलो बच्चों, जेई सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये क्वेश्चन IIT 2002 में पूछा गया है, 2002 के स्क्रीनिंग में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख करके लग रहा है कि ये क्वेश्चन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोपगेशन स्टेप है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टेप 2 जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन स्टेप, ये प्रोपगेशन स्टेप है। इस स्टेप में हमेशा कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जो कि इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन का। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल, जो बनता है प्रोपगेशन स्टेप मतलब स्टेप 2 में। यहां पे ब्रोमीन का एक रेडिकल HBr बना चुका है और दूसरा रेडिकल अब इस एल्केन के ऊपर अटैक करेगा। अब इस एल्केन में आप सोचते हो कि ये D क्या है, तो ये D ड्यूटेरियम है। इसको आप क्या करो, हाइड्रोजन के जैसा ही ट्रीट करो। ठीक है, अब ये आकर के यहां पे आपको जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, वो होता है इस रिएक्शन, यहां का की कॉन्सेप्ट कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन क्या होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना है, इस सबस्ट्रेट के अंदर में बस देखना है कहां पे 3 डिग्री हाइड्रोजन है। अगर कहीं पे 3 डिग्री हाइड्रोजन बन रहा है तो वहां पे क्या होगा, वो हाइड्रोजन सबसे रिएक्टिव होगा। वहां पे जो भी कार्बन का फ्री रेडिकल बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा, जो कि स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। 3 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री 1 डिग्री से, 1 डिग्री मिथाइल रेडिकल से। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स कैसा होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स होता है 3 डिग्री रेडिकल मोर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री एंड देन CH3 रेडिकल। ठीक है, तो ये कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। ओके, तो यहां पे देखो इस सबस्ट्रेट में ये है 3 डिग्री है कार्बन और यहां पे है 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां ये HBr आकर के यहां पे इधर में अटैक करेगा, राइट। यहां क्या हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, बनेगा देखिए CH3CH, यहां D है और इस कार्बन का हाइड्रोजन Br के साथ चला गया HBr बनाने के लिए, है ना, और इस X पे क्या बन जाएगा, कार्बन का रेडिकल बन जाएगा। तो इस X के ऊपर में आपका ये देखो 3 डिग्री कार्बन का रेडिकल बन गया, तो आपका कंपाउंड X जो है वो ये है। ठीक है, देखिए कहां पे है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट दो की कॉन्सेप्ट। पहला कौन है? पहला की कॉन्सेप्ट है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन या एल्केन, दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और दूसरा है कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बन का फ्री रेडिकल, और कार्बन के फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CH3 रेडिकल। ठीक है, तो बस आप ये की कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत ही बन जाना है। ओके, हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, और हम लोगों को यहाँ पे आइसोप्रीन कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, आइसोप्रीन कंपाउंड में 1 इक्विवेलेंट ऑफ HBr को अटैक करवाना है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन के ऊपर में HBr का एक मॉलिक्यूल अटैक करने के लिए आ रहा है। आइसोप्रीन में जो ये कार्बन है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा, और क्योंकि ये एल्कीन है तो एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला अटैक तो H+ कर देगा, H+ इस कार्बन के ऊपर पहला अटैक कर देगा। लेकिन यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर में हम देखेंगे प्रोपगेशन स्टेप में कि इस कार्बन के ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर में कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया है ना, ये आपका एक कार्बोकेटायन बना। ये कार्बोकेटायन एक पाई बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे रखा है, तो इसमें रेजोनेंस होगा। तो इसका देखो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो हमको अब 2 कार्बोकेटायंस दिखेंगे, कार्बोकेटायन हमको 2 दिखेगा, एक A कर देते हैं और एक B कर देते हैं। कार्बोकेटायन A जो है ये स्टेबल कार्बोकेटायन है ना, और B वाला हमको अनस्टेबल कार्बोकेटायन दिख रहा है, राइट। तो एक 3 डिग्री पे है और एक 1 डिग्री पे है, तो एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल कार्बोकेटायन हमको यहाँ पे दिखेगा। अब स्टेबल कार्बोकेटायन होने के वजह से इसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? लेस एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन है तो लेस एक्टिवेशन एनर्जी इसको लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये अनस्टेबल कार्बोकेटायन B जो है वो अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, तो इसको क्या लगेगा? मोर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या है लेस एक्टिवेशन एनर्जी और मोर एक्टिवेशन एनर्जी का क्या चक्कर है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है इस साइड में एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट को लेकर के। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से रिएक्शन शुरू किया, रिएक्शन शुरू करके अपना इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया है। 2 इंटरमीडिएट मेरा बना A और B। अब A इंटरमीडिएट जो है ये मेरा स्टेबल इंटरमीडिएट है। स्टेबल इंटरमीडिएट होने की वजह से आप यहाँ पे ब्लू लाइन देख रहे हैं, स्टेबल इंटरमीडिएट होने की वजह से ये, सॉरी ग्रीन लाइन, स्टेबल इंटरमीडिएट होने की वजह से ये क्या कर रहा है? एक जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है, ये जो A प्रोडक्ट बना रहा है ना, ये प्रोडक्ट आपका काइनेटिकली तो स्टेबल प्रोडक्ट है, काइनेटिकली एक स्टेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लेस एक्टिवेशन एनर्जी था तो जल्दी बन गया। लेकिन B जो है कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन आपका इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो देखिए इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है एनर्जी में, है ना, और फिर आकर के ये यहाँ पे एक आपका इस पॉइंट पे एक B प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, तो आपका यहाँ पे B एक बना। अब B जो एल्कीन बना है, मतलब B के कार्बोकेटायन से जो एल्कीन बना है, दूसरा वाला जो एल्कीन बना है, ये थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है ना। तो एक केमिकल काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल है और एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो जो स्टेबल कार्बोकेटायन था उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से वो हमको काइनेटिकल प्रोडक्ट को दिया है, लेकिन दूसरा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था वो हमको क्या किया है? जो एल्कीन दिया है वो एल्कीन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एल्कीन है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि 2 तरह के अब एल्कीन मेरे पास है, एक यहाँ पे A से बना हुआ एल्कीन है और एक B कार्बोकेटायन से बना हुआ एल्कीन है। हम इसको भी A और B करके ही एज्यूम कर लेते हैं। तो A और B 2 तरह के कार्बोकेटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। कार्बोकेटायन A को हम बोलेंगे कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन A एल्कीन को हम बोलेंगे कि लेस स्टेबल एल्कीन है, और B एल्कीन को हम बोलेंगे कि ये क्या है भाई? ये मोर स्टेबल एल्कीन है। अब ऐसा क्यों है? तो आप देखिए यहाँ पे इस एल्कीन में कितने पाई बॉन्ड, कितने आपके अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? इस एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है? तो यहाँ पे देखिए CH3 है, इधर एक CH3 है, और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक CH2 है।
तो हमको 8 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स दिख रहा है, ठीक है। अब एच इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन नेल्सन बेकर इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट की वजह से हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से बी एल्कीन जो है ये मोर स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमको अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मोर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ए आपको क्या बनेगा, स्टेबल इंटरमीडिएट, स्टेबल एल्कीन आपका बी, स्टेबल एल्कीन आपका फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान दे सकते थे कि एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। अब रिवर्सिबल नेचर का रिएक्शन होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा बी वाला। क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर का बात है, मतलब कि मोर एक्टिवेशन एनर्जी का बात है ना। जो ए प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका केमिकल ये काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, मतलब कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, इसके लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ये रिएक्शन अराउंड 0 डिग्री या माइनस में होना चाहिए। तो रिएक्शन तो रूम टेम्परेचर पर प्रोसीड कर रहा है, तो रूम टेम्परेचर पर प्रोसीड कर रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, थर्मोडायनेमिकल स्टेबल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि बी जो है वो मोर स्टेबल एल्कीन भी है और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जब आप देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा बी प्रोडक्ट आपको दिखेगा, राइट। यहाँ देखिए डी आपका जो आंसर है, यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको थर्मोडायनेमिकल स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे ढूंढना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस वीडियो में हम जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूसेस ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड इज और आर। तो इज और आर मतलब कि ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला तो हमको ये बात पता चला, और फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव हमको बताना है। तो हमको पता है कि ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है। एक बार फिर से हम बता देते हैं, पिछले वीडियोस में भी मैंने इस चीज को क्लियर किया था, ठीक है। अगर कोई भी एक कार्बन है, जिस कार्बन पे 4 जो कंपाउंड अटैच हैं, ये चारों कंपाउंड अगर डिसिमिलर ग्रुप हैं, चारों ही कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल मतलब डिसिमिलर ग्रुप, चारों ही ग्रुप क्या है, डिसिमिलर है, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता है, तो इस कंपाउंड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इनएक्टिव कंपाउंड निकालना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये 4 एल्कीन है मेरे पास, चारों एल्कीन में हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवा के देखते हैं कि कहाँ पे हमको ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पे देखिए चारों में ही मैंने हाइड्रोजनेशन करवाया है, और हाइड्रोजनेशन करवा करके हम देख रहे हैं पहला जो मेरा एल्कीन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मेरा एल्कीन है, राइट। इसमें जब हम H2 डाल रहे हैं Na के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पे आकर के हाइड्रोजन अटैच होगा। तो देखो यहाँ और यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के अटैच हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये एक हमको ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर दिखा। यहाँ पे देखो एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में N प्रोपाइल है, यहाँ पे N प्रोपाइल है, एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। मतलब कि ये एक ऐसा कार्बन है, ये एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों ही ग्रुप क्या है, डिसिमिलर है। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। तो ए मेरा एक ऐसा एल्कीन मेरा निकला जो ऑप्टिकल एक्टिव दे रहा है, और हमको इनएक्टिव ढूंढना है। तो चलिए बी की तरफ हम आते हैं। बी में ये एल्कीन पोजीशन है, ये एल्कीन का पोजीशन है, और अब जब हाइड्रोजन आएगा तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, तो कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुप कार्बन बन रहा है, इस कार्बन के ऊपर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी हमको क्या दिख रहा है भाई, इथेन दिख रहा है, इथाइल ग्रुप दिख रहा है। इधर में भी हमको क्या दिख रहा है, इथाइल ग्रुप दिख रहा है। इधर में हाइड्रोजन और इधर में ब्रोमीन दिख रहा है। तो देखो 2 सिमिलर ग्रुप हमको मिल गए, यहाँ भी हमको इथाइल मिला और यहाँ भी हमको इथाइल मिला। तो और इसमें दूसरा ऐसा और कोई कार्बन नहीं है जिस कार्बन के ऊपर में चारों ही बॉन्ड क्या है, डिसिमिलर है, चारों ग्रुप डिसिमिलर है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सिमिलर ग्रुप हर जगह है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि भाई 2 इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे सिमिलरली 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो इसके जितने भी कार्बन है वो सारे कार्बन के पास क्या है, सिमिलर ग्रुप कंटेन कर रहा है। तो ये एक ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। क्लियर है मेरी बात। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म किया, ये कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। ये यहाँ पे ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्लियर है मेरी बात। चलिए, तो बी एक हमको दिखा कि बी एक ऐसा है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव दे रहा है। अब चलिए देखते हैं कि और कोई ऐसा है क्या।
तो तीसरा जो एल्कीन हमको दिया गया है वो है यहाँ पे, देखिए ये एल्कीन है, और इसमें अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा, तो कुछ ऐसा एल्कीन मेरे पास बनेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो ये एक ऑप्टिकल एक्टिव पॉइंट हमको दिख रहा है, एक ऑप्टिकल एक्टिव पॉइंट दिख रहा है। ये एक ऐसा कार्बन है जहां पे 4 डिसिमिलर ग्रुप्स हैं, चारों ग्रुप डिसिमिलर है, तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, ठीक है। और हमको इनएक्टिव ढूंढना है, तो ये मेरा सही नहीं है, ए भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है। अब डी के तरफ हम आते हैं, तो डी में हम देखते हैं कि ये मेरा एल्कीन का पोजीशन है। अब इसमें अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ये दो ऐसे पोजीशन है जहां पे हाइड्रोजन आएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये कार्बन का तो फिर बात मत करो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे आप देखोगे तो इधर में भी आपको इथाइल ग्रुप दिखेगा और इधर में भी आपको इथाइल ग्रुप दिखेगा। तो ये एक ऐसा हमको ग्रुप दिख रहा है जहां पे कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर हमको नहीं दिख रहा, ऑप्टिकल एक्टिव पॉइंट एक भी नहीं है। तो ये जो डी मेरा एल्कीन है, ये डी एल्कीन भी हमको ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड बना करके दे रहा है। तो मेरा जो सही आंसर है वो क्या है, बी और डी। अब चलिए बी और डी कंपाउंड को आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए भाई ये आपका बी है और ये आपका डी है, ये सही आंसर था, ठीक है। ओके, थैंक यू। जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 13 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, जो IIT 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्लोरीनेशन करने को बोला गया है। क्लोरीनेशन करने को बोला है कि एक एल्केन है, इस एल्केन का क्लोरीनेशन कीजिए अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, और जो की पॉइंट है क्वेश्चन का वो है कि ओनली 1 मोनोक्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होना है, यही है की पॉइंट। ओनली 1 मोनोक्लोरो एल्केन, जहां भी ओनली 1 मोनोक्लोरो एल्केन दिखता है ना, मेरा मन करता है कि सीधा नियोपेंटेन को टिक कर दें, और देखो यहाँ पे है भी नियोपेंटेन, टिक कर दो, यही है सही आंसर। चलिए चेक करते हैं कैसे। पहला ऑप्शन है मेरा पेंटेन, ठीक है, पहला ऑप्शन है मेरा पेंटेन। पेंटेन में देखिए ये है एन पेंटेन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, ठीक है। इसमें अगर हम क्लोरीनेशन करवाते हैं तो 3 प्रोडक्ट तो बनेगा, 3 प्रोडक्ट तो बनेगा, एक यहां बनेगा और यहां पे सिमिलर लेगा, एक यहां बनेगा, यहां पे सिमिलर होगा, और एक यहां बनेगा, 3 तो बनेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ओनली 1 बोला था, तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 टाइप के हाइड्रोजन है, तो 3 टाइप के हाइड्रोजन, 3 जगह पे हाइड्रोजन है, अलग अलग है, तो वो भी 3 बनेगा। दूसरा ऑप्शन है आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन मतलब कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। आइसोपेंटेन यहाँ पे देखो कितना बन सकता है, तो यहाँ पे ये पोजीशन पे 1 बनेगा, ये दोनों में से कोई एक पोजीशन सिमिलर पोजीशन है, तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ दूसरा बन सकता है, यहाँ तीसरा बन सकता है, यहाँ चौथा बन सकता है, तो ये तो 4 बनाएगा, ये तो 4 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, है ना। पहले फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन मेरा प्रोपेन, प्रोपेन है मतलब कि कुछ ऐसा है, तो देखो ये 2 बनाएगा, यहाँ और यहाँ, ये दोनों सिमिलर लेगा क्योंकि सिमिलर ग्रुप है, और एक यहाँ पे बनेगा, तो 2 तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ऑल पॉसिबल हम देख रहे हैं, 2 यहाँ पे बनेगा। फिर आता है बात नियोपेंटेन का, तो जब बात आएगा नियोपेंटेन का, तो नियोपेंटेन कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा नियोपेंटेन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सब कार्बन है ना, ये सब कार्बन है। अब ये बीच वाला कार्बन जो है, ये तो अपना 4 बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे एक मिथाइल लगा है, इधर एक मिथाइल लगा है, इधर एक मिथाइल लगा है, और इधर एक मिथाइल लगा है, ये है मेरा नियोपेंटेन। अब इसमें देखो ये चारों ही मिथाइल क्या हो गया, सिमिलर ग्रुप हो गया। अब चारों में से कोई भी मिथाइल रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सिमिलर प्रोडक्ट बनाएगा, बस यही है यहाँ का खासियत। अब आप देख लीजिए Cl2 सनलाइट आप डाल दीजिए, तो जो भी कोई भी एक मिथाइल रिएक्ट करे, इसमें कोई भी एक मिथाइल अगर रिएक्ट करे तो सब सिमिलर है, तो एक ही जैसा प्रोडक्ट बना करके देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3, और यहाँ के मिथाइल से हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देते हैं, तो यहाँ पे Cl लग जाएगा। अब ये CH2Cl लिया, तो यहाँ बन सकता था, या फिर यहाँ बन सकता था, या यहाँ बन सकता था, या फिर यहाँ बन सकता था, प्रोडक्ट क्या होता, सेम। तो ओनली 1 मोनोक्लोरो एल्केन कौन बनाया, नियोपेंटेन बनाया, ठीक है। बाकी लोग को देखिए, पहला 3 बनाया, दूसरा वाला 4 बनाया, चौथा वाला 2 बनाया, और तीसरा जो था यही 1 प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। चलिए फिर, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम।
स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन 2005 आईआईटी में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये है एक एल्केन का ब्रोमिनेशन, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जहां पे कोई एल्केन देकर के आपसे पूछे कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेनली क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमेशा आपको क्या याद रखना है कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से को फॉलो करने वाला है। और आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फ्री रेडिकल कार्बन का फ्री रेडिकल आपका इंटरमीडिएट बनेगा। और यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है वो क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। मैंने पिछले वीडियोस में भी इस चीज को डिस्कस किया है, पूरा मैकेनिज्म बताया है, तो जाकर के पिछले वीडियोस को देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन आपको हमेशा याद रखना होगा। इन एल्केन कभी भी अगर हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व होने का 98% प्रोबेबिलिटीज होता है कि आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है भाई, 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको इस चीज को फॉलो करना है, आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन आपके पास है, मतलब कि कैसा है भाई, कुछ इस तरीके का है आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन आपका, है ना। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये जो पोजीशन है ये है 3 डिग्री कार्बन का पोजीशन, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो अगर ब्रोमीन आएगा यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या होगा, यहाँ पे आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से एक H और एक Br आपका निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन का रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा ब्रोमीन आकर के यहाँ पे अटैक करेगा। तो मैं मैकेनिज्म नहीं कर बता के सीधा आपको मेन प्रोडक्ट की तरफ लेकर चला जाता हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस कर रखा है, और मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, आप जाकर के वहां से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए मेरा प्रोडक्ट जो बना वो ये प्रोडक्ट बना, है ना। प्रोडक्ट बना मेरा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। कहां पे है ये, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सी पे है। देखो सी मेरा करेक्ट आंसर है। तो इसका की कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान में रखना है। की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन। ओके, और आपको क्या, और एक और चीज आपको क्या याद रखना है, एक और चीज आप याद रखो कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बन का फ्री रेडिकल, कार्बन का फ्री रेडिकल। ठीक है, और कार्बन के फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर आप ध्यान में रखिएगा, वो क्या होता है, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री मोर स्टेबल देन CH3 रेडिकल। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। ये दो बातें आप ध्यान में रखिए, ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, बस हो गया एकदम। क्वेश्चन बनना ही है, हैलोजिनेशन का क्वेश्चन बनना है एल्केन का। ठीक है, चलिए, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। और जेई सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 15 को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन IIT 2007 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। देखिए 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन को बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन जो हम लोगों का है, ये पहला ऑप्शन हम लोगों को क्या देगा, तो पहला ऑप्शन हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो शो करेगा, और यहाँ पे Br दे देगा। ठीक है, तो नहीं बना 2,2-डाइब्रोमो नहीं बना। ठीक है, क्या बना, 2-ब्रोमोप्रोपेन बना, तो पहला नहीं है। दूसरे की तरफ हम लोग आते हैं, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये एल्काइन है, और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, H प्लस और Br माइनस आएगा, और 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों ही पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और 2 HBr भी है, तो ये देखिए H प्लस माइनस वाले पोजीशन पे और Br माइनस आएगा प्लस वाले पोजीशन पे, तो क्या बनेगा, तो CH3C, यहाँ पे एक Br हो गया, और एक और Br आके यहाँ पे लग गया, और ये हो गया CH3। तो ये बना क्या, हाँ ये बन गया 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे बन गया। तो ये है आपका सही आंसर। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। ये जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन IIT 82 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमको बताना है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे है, और मुझे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अगर आप ध्यान दें तो चारों ही ऑप्शंस मुझे एल्केन को दिखा रहे हैं कि एल्केन की तरफ है। अब हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ एल्केन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में मैंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया है। आप वहाँ आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है वीडियोस का, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में इस चीज़ को देख सकते हैं। आपको बस ये ट्रिक फॉलो करना है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट चेन। अब यहाँ पे देखिए सबसे स्ट्रेट चेन जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन यहाँ पे सबसे लंबा चेन होने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका सही आंसर, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए एन पेंटेन है, छोटा चैन है, यहाँ पे ब्यूटेन है, ये भी छोटा चैन है, ये प्रोपेन है, ये 3 कार्बन का चैन है। तो यहाँ पे आपको एन हेक्सेन सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे कवर किया गया है और मॉलिक्यूलर वेट भी इसका सबसे ज़्यादा है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, एन हेक्सेन। ओके, वीडियो में हम लोग जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन IIT 86 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोला है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर, किसका बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेट चैन के। ठीक है, स्ट्रेट चैन के या सरफेस एरिया हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं सरफेस एरिया के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ब्रांच के। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मतलब स्ट्रेट चैन। जितना बड़ा स्ट्रेट चैन होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर किया जाएगा, उतना ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप चारों ही ऑप्शंस यहाँ पे देखें तो चारों ऑप्शंस में बताया गया है कि ये एक एल्केन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एन ऑक्टेन का स्ट्रक्चर जो होगा, ये स्ट्रक्चर सबसे लंबा यहाँ पे आपका कार्बन का चैन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का चैन सबसे लंबा होने वाला है, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर किया जाएगा एन ऑक्टेन से। तो आपका एन ऑक्टेन इज़ द राइट वन। एन ऑक्टेन आपका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखने वाला जो कंपाउंड यहाँ पे है वो है एन ऑक्टेन। वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन IIT JEE 97 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज पॉर्ड ऑन वाटर इट फ्लोट्स बिकॉज। अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन को वाटर के अंदर डाल देते हैं तो ये वाटर में तैरने लगता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन के वीडियोस में मैंने आपको बताया था डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी ऑफ एल्केन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स की जो डेंसिटी होती है, एल्केन्स की जो डेंसिटी होती है ये मैक्सिमम 0.8 देखी जाती है। 0.8 ग्राम पर ml के बाद इनकी डेंसिटी को कांस्टेंट हो जाता है। एल्केन्स की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml के बाद कांस्टेंट होने लगती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन जो है ये एक एल्केन है और इसकी डेंसिटी 0.77 ग्राम पर ml होती है, ग्राम पर ml होती है ना। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी अप्रॉक्स 1 ग्राम पर ml होती है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। सिर्फ साइक्लोहेक्सेन ही नहीं, किसी भी एल्केन को अगर हम वाटर के अंदर डाल देते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि एल्केन्स क्या होता है उस मिक्सचर में टॉप पे होता है, तो हम लोग इजीली एल्केन्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन अपने कम डेंसिटी की वजह से वाटर में जाकर के फ्लोट करता है। तो आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को देखें, साइक्लोहेक्सेन इज लेस डेंस देन वाटर, है ना, और इसीलिए ये फ्लोट करता है। तो आपका सही आंसर क्या है, डी है।